सलाम आदाब सत श्री अकाल की हालचाल। चलिए, स्टडी विथ आइडियल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और जैसा सर ने वादा किया था कि हम क्लास 10th के सभी विषयों का तैयारी आपको अच्छे ढंग से करवाएंगे, और जिसमें माननीय निशांत सर जी, रामजन्म सर का बड़ा योगदान रहा है, और हमें भी उन्होंने सेनानी के रूप में नेतृत्व करने का कार्य दिया है। तो मुझे सोशल स्टडी और लैंग्वेज सब्जेक्ट यानी हिंदी और आपका संस्कृत और इंग्लिश दिया है, और सोशल स्टडी हम पढ़ा रहे हैं। आज हम सामाजिक विज्ञान का, भूगोल का, ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहे हैं, जिसका नाम है संसाधन और विकास। तो आइए पहले समझते हैं कि संसाधन होता क्या है। तो संसाधन जो है हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, यानी इस पर्यावरण में, इस दुनिया में कोई भी वस्तु जो हमारे जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, वो सभी चीजें संसाधन है। लेकिन संसाधन होने की कुछ क्राइटेरिया भी हैं, कुछ नियम को भी फॉलो करना पड़ेगा। जैसे प्राप्त करने के लिए तकनीक होना चाहिए। कोई भी वस्तु जब तक संसाधन नहीं है, जब तक वह मानव के लिए उपयोग में ना आए। और मानव के लिए उपयोग में कब आएगा? जब उस वस्तु को तकनीक के माध्यम से, प्रौद्योगिकी के माध्यम से, कौशल के माध्यम से उसको मानव के लिए उपयोगी बनाया गया हो। दूसरी बात है आर्थिक रूप से संभाव्य हो। इसका मतलब यह हुआ, आर्थिक रूप से संभाव्य का मतलब यह हुआ बच्चों कि मानिए कि कोई चट्टान को खोदा जा रहा है, कोई चट्टान को खोदा जा रहा है और उससे कोई वस्तु निकालने में खर्च आपका मानिए कि 1 लाख रुपए आ रहा है। कोई वस्तु को खोदने के लिए, उस वस्तु को उस चट्टान से निकालने में लगभग 1 लाख रुपए की खर्च आ रही है। उसको निकालने के बाद अगर उसको हम 100 रुपए में बेचते हैं या 100 रुपए उसकी प्राइस हो जाती है, तो वह वस्तु संसाधन नहीं कहलाएगा, क्योंकि वह आर्थिक रूप से भी संभाव्य होनी चाहिए। तीसरा है कि सांस्कृतिक रूप से मान्य होना चाहिए, यानी कल्चरली एक्सेप्ट होना चाहिए। कैसे, वो भी समझिए। जैसे भारत में जो सनातन धर्मी है, जो हिंदू धर्मी है, वो तुलसी के पौधे का, चाहे सूख भी जाने के बाद में तुलसी के पौधा सूख भी जाता है, तो उसका उपयोग हम लोग जलावन के रूप में नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा धर्म उसका अनुमति नहीं देता है। तो उसी पर कुछ ऐसे भी पशुओं के मांस हैं जो हमारे धर्म में, अन्य धर्मों में भी वो वर्जित है, तो सांस्कृतिक रूप से एक्सेप्टेबल नहीं है, इसलिए वो संसाधन के रूप में मान्य नहीं होगा, वह संसाधन का नहीं कहलाएगा। अब आगे चलते हैं, संसाधन का वर्गीकरण। अब समझिए इसको, संसाधन का वर्गीकरण होता क्या है। देखिए, उत्पत्ति के आधार पर जो है संसाधन 2 प्रकार का होता है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार का होता है बच्चों? कितना, बोलो जोर से। 2 प्रकार का। बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो 2 प्रकार का होता है, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। चलिए, वेरी गुड। तो देखिए, जैव संसाधन जो है इसमें सजीव वस्तु आते हैं। वैसे संसाधन जिसमें सजीव वस्तु आते हैं, क्या हो गया, जैव संसाधन। और अजैव में क्या आएगा, निर्जीव वस्तु आएगा। जैव का एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे मानव हो गया, इंसान भी एक संसाधन है, मानव भी एक संसाधन है। जैसे वनस्पति हो गया, वो जैव संसाधन के अंतर्गत आएगा। अजैव संसाधन जैसे पत्थर हो गए, चट्टान हो गए, जीवाश्म ईंधन हो गए, ये सभी क्या हुए, ये सब अजैव संसाधन के उदाहरण हैं। आगे समझते हैं, संभाव्य के आधार पर, समाप्यता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। इंग्लिश में इसको रिन्यूएबल रिसोर्सेस बोलते हैं, इसको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस बोलते हैं। नवीकरणीय संसाधन का मतलब समझिए, वैसे संसाधन जिसके उपयोग के बाद उसकी पुनः प्राप्ति की जा सकती है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इन सभी की प्राप्ति हमें पुनः हो सकती है भौतिक क्रियाओं के द्वारा, रासायनिक क्रियाओं के द्वारा, आंतरिक क्रियाओं के, यांत्रिक क्रियाओं के द्वारा, इन सभी की प्राप्ति हो सकती है। अनवीकरणीय संसाधन में वैसे संसाधन जिनके उपयोग के बाद पुनः उसको रिसाइकल नहीं किया जा सकता या पुनः उसको उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बोलिए, अरे जोर से बोलिए ना जी,
क्या बोलते हैं? अनवीकरणीय संसाधन बोलते हैं। बहुत अच्छा, वेरी गुड, ताली बजाते हैं। चलिए, अब इसमें कौन आएगा? इसमें कौन आएगा? जीवाश्म ईंधन आएगा, पेट्रोल आएगा, कोयला आएगा। उपयोग करके फिर उपयोग कर सकते हैं जी, नहीं ना कर सकते हैं। चलिए आगे आइए। स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व मतलब क्या होता है? अधिकार। क्या होता है? अधिकार। तो अधिकार के आधार पर संसाधन 4 प्रकार का है। कौन? व्यक्तिगत, इंडिविजुअल रिसोर्सेस, यानी व्यक्तिगत संसाधन जिस पर खुद का अधिकार, जैसे हम और घर बाई, तो केकर अधिकार? हमारा अधिकार है कि नहीं है? चलिए, सामुदायिक संसाधन, वैसे संसाधन जिसपे एक समाज, एक समुदाय विशेष का अधिकार हो, उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे गांव में शमशान घाट हैं, गांव में चरागाह हैं, सामुदायिक विद्यालय हैं, इन सभी पे पूरे समाज, पूरे समुदाय का अधिकार होता है, तो उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। आगे आइए, राष्ट्रीय संसाधन, वैसे संसाधन जिसपे पूरे राष्ट्र का अधिकार हो, यानी उस राष्ट्र का अधिकार होता है उस पर। जैसे इसका उदाहरण में समझ लीजिए, समुद्री क्षेत्र में जो है, समुद्री क्षेत्र में आपको 12 समुद्री मील का एरिया जो है, किसी भी समुद्र के 12 समुद्री मील का जो एरिया है, उसको, वह क्षेत्र जो है राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आएगा। और यह, इस क्षेत्र को हम जो है, इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? इस क्षेत्र को हम अपवर्जन आर्थिक क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्जन आर्थिक क्षेत्र भी कहते हैं। यानी मानिए कि यह इंडिया का मैप है, ऐसे पूरा एक करेक्ट मैप तो मैं नहीं बनाऊंगा, नहीं बन पाएगा। देखिए, मानिए कि यह इंडिया का मैप है, तो इंडिया, और यहां पे हो गया क्या आपका? श्रीलंका हो गया। तो इंडिया के जो समुद्र तट है उससे 12 किलोमीटर का जो एरिया, 12 समुद्री मील का जो एरिया है, यह उस देश का अधिकार होगा। उस पे किसका अधिकार होगा? उस देश का अधिकार होगा। अब आगे समझिए, अंतरराष्ट्रीय संसाधन, वैसे संसाधन जिस पर कुछ अंतरराष्ट्रीय समूहों का अधिकार होता है, यूनाइटेड नेशन का अधिकार है। इसका समझ लीजिए कि 200 समुद्री मील का जो एरिया है, उसके परे, यानी उसके बाद का जो एरिया है, 200 समुद्री मील के परे यानी उसके बाद का जो एरिया है, उस पे किसी भी देश का अधिकार नहीं होगा। उस पे अंतरराष्ट्रीय संगठन यूनाइटेड नेशन का अधिकार होगा। तो आप समझ लिए अंतरराष्ट्रीय संसाधन, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखिए, विकास के आधार पे संसाधन जो है, जैसे संभावी संसाधन, जैसे क्या हो गया? संभावी संसाधन। देखिए, संभावी संसाधन जो है, यह उपलब्ध तो है, विद्यमान तो है, लेकिन वर्तमान समय में हम इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस पे जो तकनीक का यूज होगा, जो इक्विपमेंट लगेगा, जो औजार का यूज होगा, जो मशीनरीज का यूज होगा, वो काफी महंगी है। इसलिए इसका यूज वर्तमान समय में नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा जो है, आपके राजस्थान में उसका प्रचुर मात्रा में उसको हम प्राप्ति कर सकते हैं, प्राप्ति तो कर सकते हैं इजी में, लेकिन उसके लिए हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है और उसके लिए अधिक खर्च लगेगा। इसलिए भारत सरकार या राज्य सरकार उसके लिए अफोर्डेबल नहीं होता है। दूसरा बात है, पवन ऊर्जा जो है, वो भी गुजरात में काफी संभावना है कि गुजरात से हम उसको बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी हमारे पास कुछ नहीं है। तकनीकी कमी है, प्रौद्योगिकी की कमी है, और कमी है तो इसकी प्राप्ति हमें नहीं हो पाएगी। दूसरा समझिए, विकसित। दूसरा क्या है? विकसित है,
यानी इसकी मात्रा और गुणवत्ता का तो हमको पता है कितनी मात्रा में है, इसकी गुणवत्ता क्या है उसका हम लोग सर्वेक्षण कर चुके हैं, कब तक चलेगा, कब तक इसका खपत हम कर सकते हैं, तो हमें विकसित संसाधन का पता है। अब आइए भंडार का। देखिए भंडार में भी सेम वही बात है। भंडार में क्या होगा कि हमारे पास वो चीज बहुत मात्रा में है, जैसे पानी हो गया। पानी तो प्रचुर मात्रा में है, लेकिन उससे हाइड्रोजन, देखिए पानी जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, लेकिन दोनों को वर्गीकृत करने का, अलग करने का, आने वाले समय में हाइड्रोजन का यूज हम लोग ईंधन के रूप में करेंगे, समझे कि नहीं समझे? तो आने वाले समय में हम ईंधन के रूप में उसका यूज करेंगे, लेकिन उसके लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी की, तकनीक की, स्किल्स की कमी है और हम नहीं कर पाते हैं। लेकिन संभावनाएं हैं कि आने वाले वक्त में, आने वाले समय में, जितना भी समय लगे उसके लिए तकनीक अगर आएगा तो उसका यूज हम लोग कर सकते हैं। समझे कि नहीं समझे? तो यहां तक आप समझ लिए, यहां तक आप समझ लिए। चलिए बच्चों आगे बताते हैं। जून 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो में अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किया गया। जब अत्यधिक मात्रा में दोहन होने लगा संसाधन को, तो विश्व की सभी देश जो है चिंता में आ गया और लगभग 100 देशों से अधिक भी जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, 100 देशों से अधिक राष्ट्राध्यक्ष कहाँ पहुंचे? ब्राजील के रियो डी जेनेरो में पहुंचे। कब? जून 1992 में। और एक सम्मेलन हुआ जिसका नाम रखा गया अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन, जिसका 3 मोटो क्या था, जिसका वर्तमान की आवश्यकताओं के अनुसार जो हमारी आवश्यकताएं हैं उसी के अनुरूप हमें यूज करना है, आवश्यकताओं से ज्यादा यूज नहीं करना है। क्यों आवश्यकताओं से ज्यादा यूज नहीं करना है? और पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचाना है और भविष्य के लिए भी संचित करना है। जो भी संसाधन है हमें भविष्य के लिए भी संचित करना है। आजकल के ब्याह शादी में जानते हैं क्या होता है? खसी बनी, मुर्गा बनी, दाल भात बनी, पापड़ बनी, तिलौरी बनी, बैगन फ्राई और भिंडी फ्राई सब बनी, और जाके प्लेट में सब में से रखवा लेगा सब, बहुत आदमी की बात कर रहे हैं, रखवा लेगा और थोड़ा थोड़ा खा के बाकी सबको क्या करेगा? जियान कर देगा। इससे क्या होगा? उस संसाधन का जो है हम दोहन कर रहे हैं, वो अगर चीज बचता तो किसी दूसरे को, किसी तीसरे को मिलता खाने के लिए, और उसका हम क्या कर रहे हैं? दुरुपयोग कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि आने वाला भविष्य भी तो हम ही पर डिपेंड है। आने वाला भविष्य हमसे जवाबदेही मांगेगा कि आपने हम लोगों के लिए क्या संचित किया। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमें आवश्यकता अनुसार ही संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। आगे समझिए, एक पॉइंट छूट गया था, इसमें बताते हैं। 1972 में स्वीडन की राजधानी जो है स्टॉकहोम, वहां पे पर्यावरण संरक्षण के लिए विश्व शिखर सम्मेलन किया गया था। ये समझ लीजिए कहां पे? प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन 1972 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में किया गया था पर्यावरण संरक्षण हेतु। अब 1992 ईस्वी में जो आपका अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, उसमें एजेंडा 21 स्थापित किया गया था। 21 विषयों पर परिचर्चा हुई थी और लगभग 800 पेजों में इसके बारे में विस्तृत जानकारी दिया गया कि क्या विभिन्न देशों को क्या करना है, क्या नहीं करना है। और उसके बाद क्या होता है कि 23 से 27 जून 1997 को, 23 से 27 जून 1997 को इसके लिए एक मूल्यांकन वहीं पर रियो डी जेनेरो में ही, जब 1992 में सम्मेलन हुआ, जो बातें कही गई, जिसके बारे में परिचर्चा की गई, उसमें क्या परिवर्तन आया, उस पर विभिन्न देशों ने क्या अमल किया, उसके मूल्यांकन के लिए जो है 1997 में 23 जून से लेकर 27 जून के बीच में मूल्यांकन सभा की गई और इसको 5+5 सम्मेलन भी कहा जाता है। अगला पॉइंट समझिए। उसके बाद 2002 में जोहान्सबर्ग में सतत विकास को संवेग यानी उसको गति प्रदान करने, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट
कब होगा, यहाँ पे पता है कि कब होगा, जब हम अपने पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, भविष्य के लिए हम संसाधन को संचित करेंगे और संसाधन के अत्यधिक दोहन नहीं करेंगे। उसके लिए 2002 में जोहान्सबर्ग में सतत विकास को संवेग करने के लिए विश्व शिखर सम्मेलन किया गया था। तो बच्चों आज का इतना ही, और इसके बारे में जो संक्षिप्त नोट्स हैं और जो क्वेश्चंस हैं, जो ऑब्जेक्टिव है, मैं सभी कराऊंगा। आज मैंने चैप्टर नंबर ज्योग्राफी का फर्स्ट कराया है, चैप्टर का नाम है संसाधन एवं विकास। फिर अगले क्लास में मैं इसके बारे में जो है आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। डिस्क्रिप्शन में अगले 2 दिन बाद डिस्क्रिप्शन में मैं अपना टेलीग्राम चैनल इस क्लास 10th के लिए प्रोवाइड करूंगा और उसके माध्यम से जुड़कर आप इस सब्जेक्ट का PDF नोट्स ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।